हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। आज हम पढ़ेंगे पर्किन रिएक्शन या पर्किन संघनन के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि संघनन किसे कहते हैं। संघनन का अर्थ है कि जब दो बड़े मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करें और उसमें से एक कोई छोटा मॉलिक्यूल दोनों के जुड़ने से निकल जाए और एक जुड़ा हुआ प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स किसी तरह से वो एड अप हो जाएं, लेकिन इसी प्रक्रिया में एक छोटा सा मॉलिक्यूल उसके बीच में से निकल आए। ऐसे रिएक्शन को कंडेंसेशन अभिक्रिया या संघनन अभिक्रिया कहते हैं। आमतौर पे वाटर मॉलिक्यूल या फिर एमोनिया इत्यादि इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो संघनन अभिक्रिया में निष्कासित हो जाते हैं, दोनों बड़े मॉलिक्यूल्स के आपस में रिएक्ट करने पे, अभिकृत होने पर। पर्किन रिएक्शन पर आते हैं। दिस इज़ अ स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स की हम पढ़ाई कर रहे थे, उसमें जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो खास तौर से पर्किन रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। In this reaction, an aromatic aldehyde is treated with an aliphatic acid anhydride in the presence of sodium or potassium salt of the एसिड ऑफ द एनहाइड्राइड। क्या कहा गया है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है, उसका रिएक्शन करवाएंगे हम एलिफेटिक एनहाइड्राइड से। एनहाइड्राइड का जिस एसिड का वो एनहाइड्राइड है उसी एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की उपस्थिति में एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया होती है और ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है, दोनों मॉलिक्यूल्स के आपस में रिएक्ट होने पर वाटर मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो बेस हम यूज़ करेंगे वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड ऑफ द एनहाइड्राइड, यानी जिस एनहाइड्राइड का को हमने लिया और वह एनहाइड्राइड जिस एसिड से प्राप्त हुआ था उसी एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट इस अभिक्रिया में, इस पर्किन रिएक्शन में, पर्किन कंडेंसेशन में इस्तेमाल में लिया जाता है। जो प्रोडक्ट है वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इज ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पर्किन रिएक्शन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। हम आगे आने वाले स्लाइड में इस चीज़ को बेहतर समझ लेंगे एग्जाम्पल के साथ। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय रिफ्लक्सिंग equimolar quantities of aldehyde and salt of acid and excess amount of anhydride। देखिए इसमें बराबर मात्रा में एल्डिहाइड और जो सॉल्ट हम लेते हैं एसिड का उसको बराबर लेते हैं, और जो एनहाइड्राइड है उसकी मात्रा काफ़ी अधिक लेते हैं और सबको मिलाकर रिफ्लक्स यानी देर तक उसको कंडेंसर लगा के गर्म किया जाता है, ताकि जो अभिक्रिया का जो मिश्रण है जिस फ्लास्क के अंदर होगा वो उड़कर बाहर ना चला जाए, देर तक उसको गर्म किया जाता है। देखिए ये जनरल एक रिएक्शन है पर्किन कंडेंसेशन का। ये देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड जो कि सबसे सिंपल एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो है बेंजाल्डिहाइड, उसका इस्तेमाल किया गया है इस एग्जांपल में। और एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड यानी एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिड कौन सा था? एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिड है, एसिटिक एसिड। इसी का एसिटिक एनहाइड्राइड बना है और इसी एसिड का जो सोडियम सॉल्ट हमने यहाँ पर लिया है, सोडियम एसिटेट। जैसा कि हमने रिएक्शन को इससे पहले वाले स्लाइड में पढ़ा था कि उसी एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट यूज़ किया जाएगा जिसका कि एनहाइड्राइड है। तो इन दोनों के आपस में जुड़ने पर आप देख सकते हैं सिनेमिक एसिड उत्पाद के रूप में बना है। और सिनेमिक एसिड जो है वो एस्टर के हाइड्रोलिसिस के द्वारा, एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस के द्वारा बना है, लेकिन उससे पहले एक वाटर मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में से निकल गया है जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड बना है। ये हिस्सा एल्डिहाइड से आया है और ये हिस्सा एनहाइड्राइड से आया है। तो सिनेमिक एसिड जो कि अल्फा बीटा, देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा और दूसरा कार्बन बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड उत्पाद के रूप में मिला है हमें पर्किन कंडेंसेशन के द्वारा। तो एसिड से जुड़ा हुआ पहला अल्फा एंड दिस इज बीटा।
एक और एग्जांपल लिया गया है, देखिए इसमें एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड नहीं है। इसमें जो एसिड है वो है CH3CH2COOH। तो ये प्रोपेनॉइक एसिड है, और प्रोपेनॉइट सोडियम प्रोपेनॉइट हमने यहाँ सॉल्ट के रूप में लिया है। जैसा एसिड उसी एसिड का सॉल्ट। तो एनहाइड्राइड हमने, सॉरी, जैसा एनहाइड्राइड, जिस एसिड का एनहाइड्राइड, जैसा एनहाइड्राइड उसी एसिड का सॉल्ट। तो यहाँ लिया गया है, ये भी पर्किन रिएक्शन है। इसके ऊपर आप पर्किन लिख सकते हैं ताकि जो आंसर है ज़्यादा बेहतर नज़र आए। तो रिएक्शन के ऊपर PERKIN पर्किन रिएक्शन लिखें आप एरो के ऊपर, ताकि आंसर आपका बेहतर दिखे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो अल्फ़ा कार्बन है, एसिड का जो अल्फ़ा या एनहाइड्राइड का जो अल्फ़ा कार्बन है, उस कार्बन से ही अभिक्रिया एल्डिहाइड की होती है। और इस कार्बन पर हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। अल्फ़ा कार्बन जो है उस पर एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है पर्किन रिएक्शन के लिए। तो जब आप नोट्स बनाएं तो ये ज़रूर लिखें कि एसिड ऐसा होना चाहिए जिसके अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन हो और उसी का एनहाइड्राइड यहाँ पर हो। तो एनहाइड्राइड में भी अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन होगा, और वही इसी प्रकार के जो एनहाइड्राइड हैं वो पर्किन रिएक्शन को प्रदर्शित कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। मैकेनिज्म पर आते हैं। एविडेंस फॉर नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड इज एज फॉलोज। देखिए कि ये माना जा सकता है कि हमने एनहाइड्राइड लिया, हमने उसका सोडियम सॉल्ट भी लिया, तो हो सकता है ये आयन है तो वो सोडियम सॉल्ट वाला जो न्यूक्लियोफाइल है उसी ने इस पर आक्रमण किया हो एल्डिहाइड के कार्बन के ऊपर। तो इसको जांचने के लिए, इसको क्रॉस चेक करने के लिए सोडियम एसीटेट और एल्डिहाइड को लिया गया, पिरिडीन की उपस्थिति में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, जिससे ये पता पड़ता है कि ये जो सोडियम एसीटेट का जो एनायन है ये नाभिक स्नेही की तरह कार्य नहीं कर रहा है इस अभिक्रिया में। और यही रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड और पिरिडीन की उपस्थिति में किया गया तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, जो कि पर्किन रिएक्शन का उत्पाद होता है, वो प्राप्त हुआ। Above reaction shows that sodium salt does not participate in the reaction, but acid anhydride participates in the Perkin reaction. इस एग्जाम्पल के द्वारा, इस एग्जाम्पल के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि सोडियम एसिटेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य नहीं करता। एसिटिक एनहाइड्राइड या जो एसिड एनहाइड्राइड है, अम्ल का जो एनहाइड्राइड है, वही पर्किन रिएक्शन में भाग लेता है, न कि जो सॉल्ट का जो एनायन है वो भाग नहीं लेता। स्टेप 1 देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल बाय एनहाइड्राइड एंड कार्बोक्सिलेट आयन बेस विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो यहाँ एक कॉमा लगेगा इस जगह पे, जब आप नोट्स बनाएं तो यहाँ पर एक कॉमा लगेगा। तो क्या है कि पहले स्टेप में जो एक कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल का बनना होता है, और वो कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल एनहाइड्राइड से बनता है, और जो कार्बन आयन बनेगा वह अनुनाद के द्वारा स्थायी होता है, इसलिए ये कार्बन आयन आसानी से बन जाता है। देखिए ये सोडियम एसीटेट का जो एनायन है वो है, ये बेस की तरह कार्य करता है। और देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन पहला अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो जो होता है अम्लीय हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और H+ के रूप में इसको निष्कासित किया जा सकता है। वो अम्लीय हाइड्रोजन इसलिए होता है क्योंकि C+O जो है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, और ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन इस पाई बंध के ले लेता है, आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, और ये अपने से जुड़े 3 हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर इंडक्टिव या प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा लेना शुरू करता है। तो यहाँ इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी आई वो अपने हाइड्रोजन बंध से इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कोशिश करता है। 3 हाइड्रोजन है, तीनों से लेता है, उनमें से एक को मैंने यहाँ दिखाया, दूसरा और तीसरा आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं या समझ सकते हैं। और इस वजह से जो ये कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं CH3 के, वो बंध जो होते हैं वो वीक बॉन्ड्स होते हैं, और ऐसे हाइड्रोजन को अम्लीय या एसिडिक हाइड्रोजन कहा जाता है, जिनका
आसानी से कोई भी बेस निष्कासन उनको कर लेता है, उनके साथ बंध बना के उनको अपने साथ ले जाता है। देखिए यहाँ पर माइनस चार्ज है और कार्बन और हाइड्रोजन बंध के जो इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर आपने 2 लिख दिया CH3 की जगह, CH3 की जगह अगर आपने 2 लिखा और एक हाइड्रोजन को यहाँ पर, एक हाइड्रोजन को अलग दिखाया, यहाँ 2 लिखें और एक हाइड्रोजन को आपने अलग दिखाया। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन की ओर हैं, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून है। वो इसलिए क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ हैं, जिस वजह से ये कार्बन जो है, कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। वो अपनी कमी पड़ोस वाले से खींचकर, इलेक्ट्रॉन खींचकर पूरी करने की कोशिश करता है। फिर ये कार्बन अपनी कमी, सबसे दुर्बल जो है वो हाइड्रोजन, उससे उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये बंध दुर्बल बंध हो जाता है और ये H इसको इलेक्ट्रॉन्स देकर इसके साथ बंध बना के ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन अपनी ओर ले लेता है, तो CH2 माइनस बन जाता है। देखिए अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं CH2 और H, यहाँ CH2 लिखें और H, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आप इस कार्बन को दे सकते हैं, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। और ये जो बंध है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर इस कार्बन पर चले गए, इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स अगर अगर इस कार्बन पर चले गए तो ये बंध जाएगा टूट और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध बनेगा, जो कि CH3COOH के रूप में ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया। और ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन क्योंकि कार्बन ने अपने ऊपर ले लिए, तो ये हो गया CH2 माइनस। तो एक नए एनायन और न्यूक्लियोफाइल का बनना इस स्टेप में हुआ और ये जो एनायन बना वो इस प्रकार से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कार्बोनाइल कार्बन की वजह से, जो कि देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन दोनों के बीच में पहुंच जाते हैं, तो C डबल बॉन्ड C बन जाता है। नेगेटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया, तो ये हो गया O माइनस। तो इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन का फॉर्मेशन होता है पहले स्टेप में पर्किन रिएक्शन के मैकेनिज्म में। दूसरे स्टेप में जो पहले स्टेप में जो हमें एनायन मिला था, वह दूसरे स्टेप में कार्बोनाइल कार्बन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसके कार्बोनाइल कार्बन पर आक्रमण करता है। Attack of the nucleophile on the carbonyl carbon of the aldehyde and formation of an anion. After this protonation of this anion takes place. देखिए यहाँ पर ये जो दिस है इसके बाद स्पेस है, आफ्टर दिस और स्पेस लगा के कॉमा लगा सकते हैं आप, प्रोटोनेशन ऑफ दिस एनायन टेक्स प्लेस। तो क्या कहा गया है कि दूसरे स्टेप में, जो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ही बना था, हमने देखा था अभी, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन है वो इस कार्बोनाइल कार्बन पर, क्योंकि हमें मालूम है कि C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ले लेता है, जिस पर ये कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। इसीलिए जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच है, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो आके इस पर आक्रमण करता है। तो इस CH2 और कार्बोनाइल कार्बन के बीच में देखिए ये CH2, ये रहा ये वाला CH2 और इसने बॉन्ड बनाया C डबल बॉन्ड O के साथ, इस C डबल बॉन्ड O के साथ ये वाला बॉन्ड नया बना है अभी। और जैसे ही ये बनता है, उसके बाद जो है वो प्रोटोनेशन होता है O माइनस का, और यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रोटोनेशन हुआ तो O माइनस OH के रूप में परिवर्तित हो गया। याद रखिएगा कि दिस के बाद आपको स्पेस देना है और कॉमा देना है। तो इस तरह से सेकंड स्टेप में जो है एल्डिहाइड और जो एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए और यहाँ पर एक OH फंक्शन बन गया। आइए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है स्टेप 3 में। स्टेप 3 में स्टेप 3 में एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है और एक्टिव मिथिलीन क्यों है, सक्रिय मिथिलीन क्यों है, क्योंकि मिथिलीन यानी CH2, तो इसे कहते हैं मिथिलीन ग्रुप। ये एक्टिव या सक्रिय इसलिए है क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह से
के साथ बंधा हुआ है, जिसकी वजह से इसके जो दोनों हाइड्रोजन हैं, ये एक को अगर इस तरह से दिखाएं, जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, ये हाइड्रोजन अगर 2 हटा के एक हाइड्रोजन यहाँ लगा के मैं दिखाऊं आपको, तो ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ के ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण पाई बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन न्यून होते ही ये अपने पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करता है। तो यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता और इसकी विद्युत ऋणता लगभग समान है, दोनों ही समान है, कार्बन कार्बन है इसलिए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ है, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसलिए नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। तो क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, तो इसीलिए ये आसानी से इसकी तरफ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन कार्बन बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से जो कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स को भी इस कार्बन की ओर शिफ्ट होना पड़ता है, क्योंकि ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स की कमी को इस कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन के द्वारा पूरा करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ये, उनमें से एक को निकाल के दिखा रहे हैं, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है ये वीक बॉन्ड्स हो जाते हैं, ये बंध वीक होते हैं, और H+ जो है इसमें से आसानी से निष्कासित किया जा सकता है। अब आते हैं हम स्टेप 3 की बात पर। देखिए स्टेप 3 में एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द एक्टिव मेथिलीन ग्रुप बाय द बेस जो हमने यूज़ किया है वो सोडियम एसीटेट यूज़ किया है, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड हमने लिया है एनहाइड्राइड में, तो एसीटेट सोडियम एसीटेट ये क्षार की तरह कार्य करता है, और इसमें से एक प्रोटॉन इसने एक्टिव हाइड्रोजन का निकाल लिया, और निकालते ही ये देखिए CH- रह गया, क्योंकि H+ इसमें से चला गया है, और उसके बाद जो है वाटर मॉलिक्यूल का इसमें से OH- भी निकलता है। देखिए पहले H निकला यहाँ से, और किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में, और उसके बाद ये जो C- है, यहाँ पर जो माइनस, ये जो CH2 है वो इस CH- में परिवर्तित हो गया है। नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, क्योंकि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन के ऊपर आ गए थे, और H जो है वो H+ के रूप में निष्कासित हो गया, तो C- यहाँ पर आया। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन से कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गए। देखिए ये वाला नया डबल बॉन्ड बना है, यहाँ जो सिंगल बॉन्ड था, और जो ये कार्बन है इसमें 5 बॉन्ड हो जाते, तो इसलिए कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन OH के ऑक्सीजन ने लिया, और ये बंध टूट गया, और OH- इसमें से निकल आया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है ये, और इस एस्टर एनहाइड्राइड है ये, और इस एनहाइड्राइड का अगर हाइड्रोलिसिस करें तो हम जो है इसमें से COOH आप अपने को वापस प्राप्त हो सकता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमें प्राप्त हो सकता है। तो स्टेप 4 में देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल टू यील्ड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड एज प्रोडक्ट। तो इससे पहले वाले स्टेप में जो हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड प्राप्त हुआ था, उसका हाइड्रोलिसिस किया गया। हाइड्रोलिसिस करने पर ये CO बॉन्ड्स यहाँ से टूटते हैं, ये दोनों तरफ से यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से भी टूट सकता है, डिपेंड करता है कि रिएजेंट और रिएक्शन कंडीशंस किस प्रकार के हैं। कुल मिला के COOH और CH3COOH 2 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। अगर आप इसको यूँ लगा के देखें तो देखिए HOH, ये HOH इज़ वाटर मॉलिक्यूल को इस प्रकार से लिखकर रख कर आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि दोनों तरफ से एनहाइड्राइड मिलेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ नॉट द मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म नहीं है, बस एक ट्रिक है याद रखने का। तो इस प्रकार से हमें चौथे स्टेप के आखिर में अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिल गया, जो कि पर्किन रिएक्शन का प्रोडक्ट है। एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन देखते हैं हम पर्किन रिएक्शन का, कोमरिन का बनना, सिंथेसिस होना पर्किन रिएक्शन के द्वारा। ये जो कुमारिन है ये ब्लड क्लॉट को ख़त्म करता है, यानी खून के थक्के न बने या उनको खून के थक्के को
पिघलाने के लिए, आई मीन डीक्लॉटेज करने के लिए, क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ होता है उसमें कुमारिन का यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। इसके अलावा भी और भी कई प्रकार के मेडिसिन्स में कुमारिन का इस्तेमाल किया जाता है। और पर्किन रिएक्शन के द्वारा हम कई ऐसे यौगिकों का, कंपाउंड्स का निर्माण कर सकते हैं या सिंथेसाइज कर सकते हैं जो कि हमें एज ड्रग्स या मेडिसिन्स हम इस्तेमाल करते हैं और वो इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ एल्डिहाइड है जिसके ऑर्थो पे OH ग्रुप लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करके इस रिएक्शन को किया गया, जिससे ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बना। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड यानी ये एसिडिक फंक्शन है, उससे पहला अल्फ़ा और दूसरा बीटा कार्बन, और फिर ये जो है अनस्टेबल है और इसका साइक्लाइजेशन, चक्रीकरण होता है, जिससे कि हमें कुमारिन प्राप्त होता है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पर्किन रिएक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज जो ये मैकेनिज़्म आपने पढ़ी वो समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाइएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।